Hello students, I am Dr. Deepshikha Acharya from Sagar Group of Institution. In this video, I am going to tell you about helium neon laser. Helium neon laser basically एक गैस लेज़र है जो कि फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड गैस लेज़र है बाय द साइंटिस्ट इन द ईयर 1961. बात करते हैं एक जनरल लेज़र में किस तरह से डिवाइड किया जाता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं. तो बेसिकली लेज़र के 3 पार्ट होते हैं: एक्टिव मीडियम, पंप एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर. एक्टिव मीडियम यानी कि वो पार्ट जहाँ पर एटॉमिक ट्रांजैक्शन के कारण लेज़र लाइट जनरेट होती है. पंप इज़ द एनर्जी सोर्स विच रिक्वायर्ड टू जनरेट एब्जॉर्प्शन एंड क्रिएट पॉपुलेशन इन्वर्शन. ऑप्टिकल रेजोनेटर्स आर द ऑप्टिकल मिरर्स और ऑप्टिकल फीडबैक डिवाइस विच यूज टू रिस्ट्रिक्ट और सस्टेन द coherent photon or stimulated emission generated photon into the system to generate laser light. इसी के आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं किसको, हमारे हीलियम नियॉन लेज़र को. यहाँ आप लोग देख रहे होंगे हीलियम नियॉन लेज़र का डायग्राम. हीलियम नियॉन लेज़र में एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसके अंदर हीलियम और नियॉन गैसेस का मिक्सचर फिल किया जाता है जिनका रेशियो 10:1 होता है. इस कंप्लीट लेज़र में नियॉन इज़ द एक्टिव सेंटर. दूसरी तरफ बात करते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर्स क्रिएट करने के लिए. ऑप्टिकल रेजोनेटर क्रिएट करने के लिए ये जो हमारा ट्यूब है, इस ट्यूब के दोनों साइड पर 2 प्लेन पैरेलल मिरर प्लेस कर दिए जाते हैं. वन एंड ऑफ द मिरर इज़ फुली रिफ्लेक्टिंग एंड अदर मिरर इज़ द पार्शियल रिफ्लेक्टिंग. पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर की विशेषता ये होती है कि ऑप्टिकल एक्सिस के प्लेन पैरेलल निकलने वाले फोटोन्स को सिस्टम के अंदर ही रोक लेता है, बाहर जाने नहीं देता. एंड पंपिंग सोर्स के रूप में हम लोग पावर सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू. इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होती है और आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस होता है जिसके कारण एनर्जी मिलती है हीलियम और नियॉन के एटम्स को. नाउ अब हम बात करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र के वर्किंग की. वर्किंग के लिए बात करनी पड़ेगी एनर्जी लेवल्स ऑफ द हीलियम और नियॉन की. तो इसमें नियॉन इज़ द एक्टिव सेंटर इन दिस सिस्टम, यानी कि नियॉन के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी एक्सचेंज के कारण इन द डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स लेज़र लाइट जनरेट होती है. बट यहाँ पर हीलियम का एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो सपोर्ट करता है नियॉन को एनर्जी गेन करने के लिए. नियॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोड से जो मिलने वाली एनर्जी उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता. वो एनर्जी बेसिकली हीलियम के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और हीलियम जो है वो एक्साइटेड स्टेट पर जाता है अपनी. बेसिकली वो एक्साइटेड स्टेट नहीं होकर एक हायर मेटास्टेबल स्टेट होती है क्योंकि हम जानते हैं कि हीलियम और नियॉन दोनों ही कैसी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं. एक्साइटेड स्टेट तक दोनों के एटम जंप नहीं कर सकते या इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते. तो हीलियम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोड से और रीच करता है एक हायर मेटास्टेबल स्टेट तक. देन वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है नियॉन को. नियॉन के 4 एनर्जी लेवल्स लेज़र ट्रांजैक्शन में पार्ट लेते हैं, इसीलिए इसको 4 लेवल लेज़र सिस्टम भी कहा जाता है. यहाँ इस डायग्राम में आप केवल नियॉन के एनर्जी लेवल्स देख रहे हैं, जो 4 एनर्जी लेवल्स हमको दिखाई दे रहे हैं. तो होता क्या है, सबसे पहले हीलियम एनर्जी के जो इलेक्ट्रोड से मिलने वाली एनर्जी है वो हीलियम लेकर एक्साइटेड पर जाता है, हाई एनर्जी स्टेट पर जाता है जो एक मेटास्टेबल स्टेट है. वहाँ से उस एनर्जी स्टेट पर होने वाला हीलियम एटम नियॉन एटम से टकराता है और एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है नियॉन को. नियॉन नाउ एनर्जी स्टेट 4 पर जंप कर जाता है. इस एनर्जी स्टेट 4 पर जो कि मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, यहाँ से नियॉन का एटम उसके जस्ट नीचे वाले यानी कि E3 स्टेट पर आता है. अब नियॉन भी इनर्ट होने के कारण ऊपर वाला एनर्जी स्टेट या हायर एनर्जी स्टेट जो था वो एक्साइटेड स्टेट ना होकर मेटास्टेबल स्टेट था. तो मेटास्टेबल स्टेट होने के कारण इजीली पॉपुलेशन इन्वर्शन यहीं पर अचीव हो जाता है और इसके कारण जब एक फोटोन रिलीज़ करते हुए एटम स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू नीचे आता है तो एक फोटोन जनरेट होता है. ये फोटोन की एनर्जी 632 एंगस्ट्रॉम या 632.8 माइक्रोमीटर की रेंज की होती है और ये फोटोन अगर ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है तो क्या करेगा, ये सिस्टम में लौट जाएगा क्योंकि ऑप्टिकल रेजोनेटर का पार्शियल रिफ्लेक्टिंग एंड उसको बाहर जाने नहीं देगा और इस सिस्टम में तब तक स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस को करवाता रहेगा जब तक कि कोहेरेंट फोटोन डेवलप नहीं हो जाते और कोहेरेंट फोटोन फिर सिस्टम में रुक जाएंगे और ये अदर कोहेरेंट फोटोन्स को जनरेट करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी until laser beam of enough intensity does not develop in the system. यहाँ पर जो जनरेटेड फोटोन
6 to 8 एंगस्ट्रॉम का था, इसीलिए जो लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है उसका वेवलेंथ भी 6 to 8 एंगस्ट्रॉम या 632.8 माइक्रोमीटर की रेंज का है। ये जो फोटोन है ये रेड कलर का फोटोन है, इसलिए हीलियम नियॉन लेज़र से इन जनरल रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 2 अदर वेवलेंथ रेंज की लेज़र भी प्रोड्यूस हो रही है। हीलियम नियॉन लेज़र में थोड़े से मॉडिफिकेशन के द्वारा या अलग अलग माइक्रोमीटर रेंज के फोटोन को रोककर हम अलग अलग तरह की लेज़र लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन जनरल या जो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड लेज़र था वहाँ से वो रेड कलर की लाइट के लिए बना था, मगर इसके अलावा इंफ्रारेड रीजन की लाइट भी इससे प्रोड्यूस हो सकती है, जिसकी वेवलेंथ 3.391 माइक्रोमीटर है जो आपको दिखाई दे रही है, या 1.152 माइक्रोमीटर की रेंज की भी लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। उसके नीचे के स्टेट्स में जो ट्रांजिशन होते हैं वो लेज़र लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्योंकि वो रेडिएशन लेस या फास्ट डीके होते हैं। और एक बात और ध्यान रखने की कि ग्राउंड स्टेट पर आने के लिए नियॉन का एटम थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली यानी कि E2 स्टेट से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो स्टेट ग्राउंड स्टेट के बहुत नज़दीक है, इसलिए उसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि सारी स्टेट मेटास्टेबल स्टेट्स ही हैं। और अगर ऐसा होगा तो पॉपुलेशन इन्वर्शन मेंटेन नहीं रह पाएगा और लेज़र प्रोड्यूस होने में दिक्कत आएगी। इसीलिए लेज़र ट्यूब का जो विड्थ होती है उसको कम रखा जाता है, ताकि नियॉन के एटम वॉल से टकराते रहें टाइम टू टाइम। और वॉल से टकराने के कारण अगर E2 स्टेट का नियॉन एटम वॉल से टकराता है तो अपनी एनर्जी वॉल को ट्रांसफ़र कर देता है और खुद लाइफ टाइम पूरा होने से पहले ही नीचे आ जाता है, जिसके कारण पॉपुलेशन इन्वर्शन हीलियम नियॉन लेज़र में मेंटेन रहता है और एक कंटिन्यूस लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है, जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज था रूबी लेज़र के ऊपर, क्योंकि रूबी में पल्स के फॉर्म में लेज़र प्रोड्यूस होती थी पॉपुलेशन इन्वर्शन मेंटेन ना रहने के कारण। तो हीलियम नियॉन लेज़र में कंटिन्यूस लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है। ये एक गैस लेज़र है, बहुत चीप लेज़र है और बहुत बेसिक चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ा एप्लीकेशन अगर आप देखें तो हम सब जो है बारकोड रीडिंग मशीन में जो लेज़र यूज़ किया जाता है उसको देखते हैं, वो हीलियम नियॉन लेज़र ही होता है। स्पेक्ट्रोग्राफी टेक्निक में भी लेज़र का यूज़ किया जाता है, इंटरफेरोमीटर्स बनाने में भी लेज़र का यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यानी कि वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग और एजिंग में भी हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ किया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा और आप हीलियम नियॉन लेज़र को अब इसकी सहायता से बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।